सब घर वाले लोन में थे। तानिया ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और ख़ुद भी उस तरफ आ गई जहाँ नूरहुदा के सिवा सब मौजूद थे। वो बैठ चुकी तो मरियम ने पूछा, चाय मंगवाऊँ तुम्हारे लिए? रहने दे मामा, मूड नहीं है, उसने थके थके से अंदाज में मना कर दिया और बाबा जान को देखने लगी। क्या करूं? क्या दादा जान को बता दूं कि जिस बेटी को सज़ा देने के लिए बरसों से उसका नाम उनकी ज़बान पर नहीं आया, वो हर चीज़ से बेनियाज हो चुकी है। जिसे मोहब्बत करने के जुर्म में घर से निकाला था, वो उनके दिल से तो ना निकल पाई पर दुनिया छोड़ गई। लेकिन क्या वाकई ये नहीं जानते कि उनकी बेटी मर चुकी है? उसने सोचा। हाँ, ये नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो मलिहा की सज़ा ख़त्म हो चुकी होती। कस्टे फ़ारूकी में उसके नाम की फातिहा पढ़ी जाती और मलिहा की डायरी को सीने से लगाने के बजाय दादा जान मलिहा की ज़िंदा निशानी शयान को सीने से लगा लेते। पर यह कैसे अना है कि बेटी की डायरी को सीने से लगाकर उसकी तस्वीर को घंटों देखते हुए दिल ही दिल में उसे याद तो कर सकते हैं, पर उसकी खबर नहीं ले सकते। 27 साल में एक बार पलट कर नहीं देखा कि वो ज़िंदा है कि मर चुकी। और पापा? उसके दिल में ठेस उठी। पापा से कैसे कहोगी कि जिसकी मोहब्बत का बोझ कर्ज की तरह उठा रखा है, वो तो अपना फ़र्ज़ भी नहीं निभा सकी। वजदान की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली आखिर उसे भी छोड़ गई और अपने बेटे को भी। उसके दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो चेंज करने का कहकर उठी और अपने कमरे में आ गई। फ़ायज़ा अभी ऑफ़िस से आई थी और आते ही बेड पर ढेर हो गई। सुस्ती से लेटी और सोच रही थी कि उठकर चेंज कर ले, पर थकन ऐसी थी कि उठना मुश्किल लग रहा था। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। फ़ायज़ा इस हॉर्न को पहचानती थी। वो छलांग लगाकर बिस्तर से उठी और खिड़की से नीचे पोर्च में झांक कर देखा, फिर ज़ोर से चिल्लाई, वजदान अंकल। गाड़ी से उतरते वजदान ने आवाज़ की सिम देखा तो फ़ायज़ा ने हाथ हिलाया और पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोली, मैं नीचे आ रही हूँ। फिर चप्पल पहने बगैर ही भागती बाहर आ गई। क्या हो रहा है भाई? वजदान इसकी तेज़ रफ्तारी पर बोले। वो उनके शाने से लग गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आप पहली बार घर आए हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूं, लेकिन आप खुद ड्राइव करके आए हैं। शयान किधर है? उसे एहसास नहीं है कि अभी आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। वो लड़ाका औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर रख कर बोल रही थी। वजदान उसके स्टाइल पर मुस्कुराकर कहने लगे, शयान की कोई गलती नहीं, वो सुबह सखर जा चुका है। क्या? वो सदमे से चिल्लाई। वो बताए बगैर चला गया? आ लेने दे, ऐसी खबर लूँगी कि याद रखेगा। सच में बहुत मारूंगी और आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो उसे दिलचस्पी से देख रहे थे। अंदर चले? ओहो, उसने अपने सर पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई। आइए अंकल, अंदर आ जाए। वो फ़ायज़ा के साथ अंदर आए और सीधे उसके नानी के रूम में चले आए। वजदान को देखकर बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग खातून उठने लगी तो वजदान ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए तकिया ऊंचा करके आराम से बिठा दिया। खाला, आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। वजदान खफा हो रहे थे। वो पलके झपकती कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, हमारा क्या पूछते हो बेटा, हमारी तो उम्र हो चली है, पर तुम क्या अपने दिल को रोक लगाए बैठे हो? रोग तो पुराना है खाला, रंग अब दिखा रहा है, और उम्र तो मेरी भी ढल चुकी है। अब और कितना जीऊँगा? 27 साल गुजार लिए, अब और जिया भी नहीं चाहता। वजदान की आंखों में नमी झलकी थी, जिसे पलके झपक कर वजदान ने हमेशा की तरह अपने अंदर उतार लिया। दिल जलाने की बातें ना करो वजदान। वो दहल गई। आज तक मलिहा का ज़ख्म ताज़ा है। गोद खिलाई बच्ची कैसे भरी उम्र में कब्र की हो गई। हम तो हाथ मलते रह गए। उनकी बूढ़ी आंखें छलक पड़ी तो वजदान ने उनके गिर्द बाजू लपेटकर अपने साथ समेट लिया। फ़ायज़ा के पापा वजदान के आने का सुनकर कमरे में आए थे। आगे का मंजर देखकर दरवाजे में ही रुक गए। कोने में चुपचाप खड़ी फ़ायज़ा ने उन्हें देखा तो आहिस्ता से बताया, नानी अम्मा, मलिहा आंटी को याद करके रो रही हैं।
उन्होंने होंठ भेज लिए और वजदान की तरफ देखा जिन्होंने उसी पल नजरें उठाई थी। उन आंखों में क़यामत के आसार थे। वजदान धीरे से उठकर बाहर चले गए। फ़ाइज़ा चलती हुई बेड पर आ बैठी और उन्हें चुप कराते हुए घूंट घूंट पानी उनके हलक में उतारने लगी। इसके पापा इसके बराबर बेड पर बैठे और नरमी से उसकी नानी को मुखातिब करके बोले, वजदान का ख्याल तो कर लिया करिए ताई जान, महीना भर पहले ही तो उसे हार्ट अटैक हुआ है। फिर ज़रा सोचिए, हमारा आज भी ये हाल है तो उसका क्या होगा। मलिहा का सबसे नाजुक रिश्ता तो उसी से था। इसीलिए तो वजदान को देखकर वो और भी याद आ जाती है। इतनी मासूम बच्ची कैसे कैसे अज़ाबों से गुजरी होगी। अब वो उनसे क्या कहते। उनका हाथ थपक कर वो फ़ाइज़ा से बोले, इन्हें दवा देकर सुला दो, और ख़ुद उठकर बाहर आ गए। वजदान उन्हें लॉन में ही मिल गए थे। सतून से कमर लगाकर खड़े वो खाली आंखों से सामने बिछे तख्त को देख रहे थे। अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस करके वो चौंके और मुड़कर देखते ही उनके मुंह से निकला, आओ आफाक। फिर कसरत मुस्कुराकर बोले, खाला ठीक है, तुम ठीक हो। आफाक उनका चेहरा देखकर बोले तो उन्होंने नज़रें चुराकर आहिस्ता से कहा, अब तो आदत सी हो गई है। फिर सर झटक कर ख़ुद को नॉर्मल करते हुए कहा, आफाक यार तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, वो बोले। यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं, और तुम सुमेरा भाभी को भी वहीं ले आओ। ऐसी क्या बात है? बता दूँगा, पहले कमरे में तो चलो। वजदान ने कहा तो आफाक उन्हें अपने रूम में ले आए और आते हुए सुमेरा को भी कमरे में आने का कह दिया। सुमेरा कमरे में आई तो वो दोनों सोफ़े पर बैठे थे। उन पर नज़र डालकर वो भी वहीं आकर आफाक के साथ बैठ गई। हाँ अब बोलो, आफाक वजदान से बोले। वजदान ने एक नज़र उनके चेहरों को देखा और फिर कहने लगे, बात यूँ तो सीधी सी है। शयान जवान हो चुका है और मुझे लगता है अब उसकी शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आम तौर पर माओं को बेटों के सर पर सहरा सजाने का शौक़ होता है, पर शयान की माँ तो है नहीं, इसलिए ये काम भी मुझे करना होगा। शुक्र है वजदान, तुम्हें ख्याल तो आया। सुमेरा हंसकर बोली। तुम बताओ, कोई लड़की देखी है या मैं कुछ मदद करूं? एक लड़की नज़र में तो है। कौन है? सुमेरा के पूछने पर वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद झिझकते हुए बोले, फ़ाइज़ा। दोनों मियाँ बीवी ने फ़ौरन एक दूसरे की तरफ देखा, मगर फौरी तौर पर कुछ बोल नहीं पाए। तुम ये मत समझना आफाक कि मैं तुमसे फ़ाइज़ा का रिश्ता मांग रहा हूँ, बस मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। कितनी बड़ी बात मुझे अपनी ज़बान पर लानी भी चाहिए या नहीं। वो तो शयान ने फ़ाइज़ा का नाम ले लिया, वरना मैं तो फ़ाइज़ा को अपनी बहू बनाने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। आफाक हैरत के इब्तिदाई झटके से समझ चुके थे। उन्हें देखकर बोले, क्यों वजदान, मेरी बेटी में कोई कमी है? वजदान के साथ सुमेरा ने भी चौंक कर उन्हें देखा। वजदान ने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था आफाक। फ़ाइज़ा हर लिहाज से बेहतरीन है, मगर शयान को फ़ाइज़ा के हवाले से कबूल करना शायद तुम्हारे लिए मुश्किल हो। शयान तुम्हारा और मलिहा का बेटा है। इस हवाले के बाद इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती, मगर फ़ाइज़ा से पूछना होगा। अगर उससे कोई एतराज़ नहीं हुआ तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वजदान ने ममनूनियत से उन्हें देखा और कहा, तुमने मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है, बल्कि मेरी ज़िंदगी में वो कौन सा मकाम है जहाँ तुमने मेरा साथ नहीं दिया। याद नहीं आता आफाक, मैंने वो कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दोस्त दिया है। मैंने कभी तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस दोस्ती निभाई है। और अब एक लफ्ज़ और मत कहना। आफाक ने उन्हें डपट कर कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। फ़ाइज़ा को जब इस प्रपोज़ल के बारे में पता चला और साथ ही सुमेरा ने यह भी बताया कि शयान ने ख़ुद इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की है, तो वो चुप सी हो गई। उनके पूछने पर बस इतना ही कहा, मैं सोच कर बताऊँगी। शयान के लिए फ़ाइज़ा की खामोशी हैरान कुन थी। जब से वजदान ने फ़ोन पर उसे बताया था कि वो आफाक और सुमेरा से रिश्ते की बात कर चुके हैं, उसे फ़ाइज़ा की तरफ से किसी धमाके का इंतज़ार था, मगर वहाँ बददस्तूर खामोशी थी।
हालात का जायज़ा लेने के लिए उसने सुमेरा से भी फ़ोन पर बात की थी, पर उन्होंने प्रपोज़ल के बारे में कोई बात ही नहीं की और बराह रास्त फ़ायज़ा से बात करने की उसे हिम्मत ही नहीं हुई। उसे पता था वो इस पर चढ़ाई कर देगी। DIG ऑफिस में उससे मीटिंग के लिए कॉल किया गया था। 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद वो अपने ऑफिस में आया और सीट पर बैठकर अपना मोबाइल ऑन किया जो उसने मीटिंग के दौरान बंद कर रखा था। फ़ायज़ा की तरफ से 14 मिस कॉल अलर्ट थे। वो अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। चौंक कर सीधा होते दोनों कहनियाँ टेबल पर टिकाते हुए वो सोचने लगा कि आखिर फ़ायज़ा ने इतनी बार उसे कॉल करने की कोशिश क्यों की होगी। फिर कुछ समझ में नहीं आया तो मोबाइल पर उसका नंबर डायल करने लगा। पहली ही बेल पर उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। शयान के हेलो बोलने से पहले ही फ़ायज़ा की तेज़ मगर रंधी हुई आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी। शयान, तुम फ़ौरन कराची आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला। बस तुम घर आ जाओ शयान, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। उसके मुस्तकिल रोने पर शयान को अचानक ही वजदान का ख्याल आया। उसी ख्याल से खौफज़दा होकर वो तेज़ी से बोला, फ़ायज़ा, अब्बू ठीक है? हाँ। अब कि वो खुद पर काबू पाकर बोली, अंकल खैरियत से हैं, मगर तानिया। इतना बोलकर वो रोने लगी। तानिया को क्या हुआ? शयान, तानिया ने खुदकुशी कर ली। क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ फट पड़ी। उसकी हालत बहुत ख़राब है शयान, उसने अपनी दोनों कलाइयाँ काट ली हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उसकी हालत बहुत सीरियस है, वो मर जाएगी शयान, तानिया मर जाएगी, बस तुम फ़ौरन आ जाओ। उसने इतना ही कहा था कि लाइन कट गई। शयान के हवास गुम हो चुके थे। उसने अपनी कलाइयाँ काट ली। शयान के कानों में फ़ायज़ा की आवाज़ उभरी और उसे लगा कोई तीर धार चीज़ उसकी शहरक पर फिर गई हो। उसकी हालत बहुत ख़राब है। शयान की खुद की हालत ऐसी हो रही थी जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। वो मर जाएगी, तानिया मर जाएगी। नहीं, शयान के अंदर कुछ ब्लास्ट हुआ था। वो अपनी सीट से उठा और अंधी तूफ़ान की रफ्तार से बाहर दौड़ा। पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने हैरत से ASP शयान मुस्तफ़ा को दीवानों की तरह भागते हुए देखा। कुछ ने उसे आवाज़ें भी दी मगर उसकी तेज़ी में कोई फ़र्क नहीं आया। जीप में बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलेरेटर को पूरी तरह दबाते हुए झटके से जीप आगे बढ़ा दी। सर जी की आवाज़ें लगातार उसके पीछे आ रही थी। सामने से आता कांस्टेबल ऐन वक्त पर छलांग लगाकर साइड में हो गया, वरना शयान की जीप उसे रोनते हुए गुजर जाती। शयान से बात करते करते फ़ायज़ा ने बीच में खुद ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और अब वो हिसाब लगा रही थी। सक्खर से कराची तक की ड्राइविंग 2.5 से 3 घंटे की है, मगर शयान ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में कराची पहुंच जाएगा। आधा घंटा मज़ीद लगेगा घर आने में, यानी मेरे पास 2 घंटे एक्स्ट्रा हैं। इसके बाद काम शुरू हो जाएगा। फिर वो आराम से बेड पर औंधी लेटकर मैगज़ीन पढ़ने लगी जो वो शयान का फ़ोन आने से पहले पढ़ रही थी। जब 2 घंटे गुजर चुके तो वो बेड से उठी और नीचे किचन में आ गई, जहाँ सुमेरा रात के खाने के लिए मुलाज़िमों को हिदायत दे रही थी। मम्मी, उसने बीच में मुखातिब किया। अंदाज़ ऐसा था जैसे सख्त फ़िक्रमंद हो। क्या हुआ? सुमेरा उसकी आवाज़ पर मुड़ी, फिर उसकी शक्ल देखकर परेशान हो गई। मम्मी, अभी वजदान अंकल का फ़ोन आया है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कह रहे थे सीने में दर्द है। आप प्लीज़ जल्दी से जाकर मालूम करें, कहीं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब तो नहीं। अचानक क्या हो गया उसे? अभी कल तो आफाक उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा था सब ठीक है। वो वाकई फ़िक्रमंद हो गई थी। हार्ट पेशेंट का क्या पता, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। मम्मी प्लीज़ आप जाइए ना अंकल के पास, मुझे बहुत फ़िक्र हो रही है। हाँ जाती हूँ, जवाद से कहो गाड़ी निकाले। वो तेज़ तेज़ बोलती किचन से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। फ़ायज़ा फ़ौरन अपने भाई के पास आकर बोली, उठ जाए जवाद भाई, मम्मी कह रही हैं गाड़ी निकालें, उन्हें वजदान अंकल घर जाना है, उनकी तबीयत ख़राब है। जवाद जल्दी से उठ बैठा। तुम्हें किसने बताया? अंकल का फ़ोन आया था, मगर आप देर मत करें, जल्दी से गाड़ी निकालें। जवाद सर हिलाता फ़ौरन उठकर अपनी चप्पलें तलाश करने लगा और कपड़े बदले बिना ही ढीले ढाले ट्राउज़र टी शर्ट में गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। फ़ायज़ा सुमेरा के कमरे में आई। वो चादर ओढ़कर तैयार खड़ी थी। जवाद उठ गया? फ़ायज़ा को देखकर उन्होंने पूछा।
भाई गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इतना सुनकर ही वो बाहर निकली। पीछे आती फ़ायज़ा मासूमियत से बोली, मम्मी मैं भी चलूँ? नहीं, उसकी तवक्को के मुताबिक उन्होंने मना कर दिया। अम्मी अकेली हो जाएंगी और तुम्हारी चची भी मेके गई हैं, वरना वो संभालती। उन्हें खाना खिलाकर टाइम से दवा दे देना। और तुमने अपने पापा को फ़ोन किया है? चलते चलते रुक कर उन्होंने पूछा तो फ़ायज़ा गड़बड़ा गई। पापा को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत से क्या मतलब, वो खफा होंगे। और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठाकर आफाक को फ़ोन मिला दिया। ज़रूरत से क्या मतलब, वो खफा हुई और कॉरिडोर में रखा टेलीफोन सेट उठाकर आफाक को फ़ोन मिला दिया। आफाक, आप फ़ौरन वजदान की तरफ आ जाएं, उसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, उसका फ़ोन आया था। फ़ायज़ा से बात हुई? हाँ, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। फ़ायज़ा अपना सर पकड़कर खड़ी थी। सुमेरा ने आफाक से बात करके फ़ोन रखा तो उसने फ़ौरन उन्हें पकड़कर बाहर धकेला, कहीं वो किसी और को फ़ोन ना मिला दे। उन्हें भेजकर फ़ायज़ा ने तानिया का नंबर मिलाया और उसके फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी। फ़ायज़ा कैसी हो? उसका नंबर फ्लश होता देखकर तानिया ने कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम फ़ौरन घर आ जाओ। क्यों, खैरियत? एक सरप्राइज़ है। मैं इस वक्त पोश में ही खड़ी हूँ, बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। फ्रेश यहाँ आकर हो जाना, देर करने की क्या ज़रूरत है, बस फ़ौरन चली आओ। अच्छा बाबा, आ रही हूँ, तानिया ने कहा। वो पोश में गाड़ी रोककर दरवाज़ा खोले उससे बात कर रही थी। फ़ोन बंद करके वापस गाड़ी में बैठी और रिवर्स करके गेट से बाहर ले गई। मरियम लॉन में थी। उसे पोश में खड़े फ़ोन पर बात करते देखकर वो उसकी तरफ आई, मगर उनके पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी में बैठकर गेट से बाहर जा चुकी थी। जिस वक्त वो फ़ायज़ा के घर पहुंची रात के 9 बज रहे थे। फ़ायज़ा गाड़ी की आवाज़ पर बाहर आ गई। फिर तानिया को साथ लिए वो अंदर सेटिंग रूम में आ बैठी। हाँ कहो, क्या सरप्राइज़ है? तानिया काउच पर बैठने के बाद बोली, शयान ने मुझे प्रपोज़ किया है। फ़ायज़ा ने बाजू लपेट कर उसे देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तानिया कुछ देर तक बोल नहीं पाई। मुबारक हो, जब कहा तो उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। ओह शट अप! फ़ायज़ा एकदम ही फट पड़ी। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे मोहब्बत करती हो, मगर शादी किसी और से करोगे। शयान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, वो अज़रदा सी हो गई। रियली? वो इस्तेहसानिया अंदाज में बोली। तानिया को बुरा लगा। हाँ, शयान ने कभी नहीं कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है। तुमसे नहीं कहा होगा, मगर मेरे सामने उसने सैकड़ों बार एतराफ़ किया कि वो तुम्हें चाहता है। वो तब कर बोली। तानिया बस उसे देख कर रह गई। अब वो टहल टहल कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। अच्छी भली लव स्टोरी है, मगर नहीं, ट्रेजिडी का होना बहुत ज़रूरी है। ना बने कोई और जालिम समाज, ये काम खुद भी तो किया जा सकता है। न जाने कहाँ कहाँ से लंगड़ी लूली किस्म की मजबूरियाँ बरामद करके सोग मनाया जा रहा है। तुम इतना उलझ क्यों रही हो? अगर तुम्हें कुछ शक है तो इनकार कर दो। वो तो मैं कर दूँगी, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम इकरार क्यों नहीं करती? जब शयान ने ही कभी कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहती? उसे भी गुस्सा आ गया। फॉर गॉड्स सेक! वो और भी भड़क गई। मोहब्बत करने से पहले क्या उसकी इजाज़त ली थी, जब तुम्हें उसकी तरफ से गारंटी चाहिए? कमाल हो गया। 21वीं सदी की बोल्ड लेडी मोहब्बत के मामले में 18वीं सदी की दो शेज़ा साबित हो रही हैं। जीप रुकने की आवाज़ सुनकर वो चुप हुई, फिर बोली, आ गए मजनू साहब। लैला लैला पुकारते। आज तो आमना सामना होकर रहेगा, जितनी बार दिल चाहे आई लव यू कहलवा लेना। शयान आया है? तानिया सटपटा गई। फ़ायज़ा के जवाब से पहले ही फुल यूनिफॉर्म में मलबूस वहशत ज़दा चेहरा लिए शयान खुले दरवाजे से अंदर चला आया। फ़ायज़ा सेटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले हॉल के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि तानिया एक साइड में होकर काउच पर बैठी थी, इसलिए शयान की उस पर नज़र नहीं पड़ी। वो सीधा फ़ायज़ा के पास चला आया। तानिया कैसी है? कौन से अस्पताल में लेकर गए हैं? फ़ायज़ा चिड़ी हुई तो पहले ही थी, भड़क कर बोली, मर गई तानिया। फिर शयान के फ़क होते चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने एक इंतहाई बात कह दी, तो फ़ौरन ही कहा, अरे कुछ नहीं हुआ तानिया को, वो देखो ठीक ठाक बैठी है। शयान ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा जिस तरफ फ़ायज़ा ने इशारा किया था, फिर तेज़ी से तानिया की तरफ आया
उसके सामने कारपेट पर बैठ गया और बेताबी से उसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ में थामकर टटोलते हुए उसने कहा, तुम ठीक तो हो? फिर उसकी कलाइयाँ छोड़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोला, ये क्या हरकत थी? कोई ऐसे भी करता है? तानिया ने कब शयान के ऐसे अंदाज देखे थे? वो तो इतनी बुरी तरह से बौखला गई कि कुछ बोलने का ख्याल तक नहीं आया। यूँ भी वो सारे ड्रामे से रायल में थी, बस एक टिक शयान को देखती रही। फायजा ने कहा, तानिया ने कोई खुदकुशी नहीं की, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ज़रा सा सर मोड़कर शयान ने फायजा को देखा। झूठ बोला था? लेकिन क्यों? उसके असाब इस कदर टूटे हुए थे कि उसे गुस्सा भी नहीं आया। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, सिर्फ इसलिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? अब उसके लहजे में हल्की हल्की आँच आने लगी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे झूठ ने मेरी क्या हालत कर दी थी? तानिया को कुछ हो गया तो उसके आगे का सोचकर दिल चाह रहा था कि जीप सामने से आते किसी ट्रक से टकरा दूं। हर सेकंड के साथ लग रहा था रूह जिस्म का साथ छोड़ती जा रही है। तानिया ने खुदकुशी कर ली। इतनी बड़ी बात तुमने ऐसे ही बोल दी? मजाक है ये तुम्हारे लिए? आखिर में उसकी आवाज़ धाड़ की मानद गूंज गई। तानिया भी एक पल को सहम सी गई, मगर फायजा पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज़ होकर बोली, चलो मेरे लिए मजाक ही सही, मगर तुम्हें क्या? तानिया मेरी दोस्त है, तुम्हारी क्या लगती है? क्यों जान निकल रही थी तुम्हारी? क्यों दीवानों की तरह दौड़े चले आए? तानिया जिए या मरे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, वो तैश में आकर बोला। अच्छा? फायजा उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। अब ये भी बता दो कि फ़र्क क्यों पड़ता है? तने हुए आसाब के साथ फायजा के मुकाबल खड़ा वो उसे घूरने लगा तो फायजा की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बताओगे। शयान नज़रें चुराता उसके सामने से हट गया। मैं अक्सर सोचती हूँ पर समझ नहीं पाती कि क्या बुज़दिल लोग ही मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने वाला हर शख्स बुज़दिल बन जाता है। अब वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। वार कारीगर था। शयान बोला तो उसके लहजे में आग सी तपिश थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अच्छा, तो हिम्मत वाले हो? वो बस दस्तूर उसका मजाक उड़ा रही थी। बच्चे की तरह शयान को पिचकारते हुए बोली, तो फिर बोल कर दिखाओ कि तुम्हें तानिया से मोहब्बत है। चलो शाबाश बोलो। बोलो भी। वो दोनों इस पर झगड़ रहे थे और तानिया बस मुंह उठाए तमाशाइयों की तरह टुकर टुकर देख रही थी। फायजा के अल्फाज पर उसकी निगाहें शयान की तरफ उठ गई। शयान एड़ी पर घूमता फायजा के सामने आ गया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर भड़कते हुए लहजे में कहा, मैं तानिया से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि उसकी खातिर 100 बार जान से गुजर जाऊँगा। आंखें मीचकर सांस पाए छोड़ती तानिया ने आज जाना था कभी कभी लफ्ज़ भी ज़िंदगी बन जाते हैं, मगर अगले लम्हे लफ्ज़ों ने ही उसकी रूह खींच ली। मगर मैं तानिया से शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नूरहुदा फारूकी की बेटी है। तानिया ने अपने पापा के हवाले पर हैरान होकर फायजा को देखा। नहीं, शयान ने तरदीद करते हुए कहा, क्योंकि ये अज़हर फारूकी की पोती है। फायजा ने तासुफ से उसे देखा। अगर ये बात इतनी अहम थी तो मोहब्बत करने से पहले इसका शजर नस्ब मालूम कर लिया होता। फिर वो तानिया की तरफ मुड़ी। सुना तुमने? ये वजह थी तुमसे गुरेज करने की। बल्कि तुम कहाँ जानती हो, मैं बताती हूँ। तुम मलिहा फारूकी को जानती हो? अज़हर फारूकी की इकलौती बेटी थी वो, और तुम्हारे पापा की कज़न। लेकिन उनका एक और तारुफ भी है, वो शयान की माँ थी। पता नहीं तुम जानती भी हो या नहीं, मगर उनकी और वजदान अंकल की लव मैरिज थी और अज़हर फारूकी इस शादी के ख़िलाफ़ थे। जब वो किसी तरह नहीं माने तो आंटी ने घर छोड़ दिया और बस कहानी ख़त्म। नहीं फायजा, कहानी तो उस मोड़ से शुरू हुई थी। शयान ने दुखी लहजे में कहना शुरू किया। मेरी माँ की ज़िंदगी की अजियत भरे लम्हों की कहानी। वो अपने बाबा जान से बहुत मोहब्बत करती थी और उन्हें लगता था वो भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, और एक दिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ।
उनकी अना ने अम्मी को तोड़ कर रख दिया, मगर नाना जान नहीं झुके और अम्मी ये सह नहीं पाई। जानती हो तानिया, सिर्फ 20 बरस की उम्र में मेरी माँ मर गई। सिर्फ 20 बरस की उम्र में। तानिया के लिए ये खबर नई नहीं थी, लेकिन शयान के लहजे का कर्ब महसूस किए बिना न रह सकी और सर झुका लिया। कौन जिम्मेदार है? मैंने अपनी माँ को खो दिया, किसका कसूर है? और अब्बू? उसने अपने होंठ काटे। मुझे वो कभी जिंदा नहीं लगे। पाने और खोने में अहम वो नहीं होता जो पाया हो, जो खो दिया हो उसका दर्द ज़्यादा महसूस होता है। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता तानिया। अम्मी ने एक रिश्ते को पाकर एक रिश्ते को खो दिया था, पर उस रिश्ते को खो देने का मराल ज़िंदगी भर नहीं गया। और तुम एक शयान मुस्तफ़ा को पाने के लिए कितने रिश्तों को खो दोगी और खो कर जी पाओगी? तानिया की आंखों से आंसू गिरने लगे और शयान को अपना जवाब मिल गया। फ़ायज़ा को तानिया के आंसू देखकर दुख हुआ था। तुम गलती पर हो शयान, तानिया को कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सभी कहते हैं नूर खुदा फारूकी बहुत मेहरबान शख्स हैं। घनी छाँव की तरह उनके दिल में हर किसी का दर्द समा जाता है। वो इतनी केयरिंग है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आउट ऑफ द वे जा सकते हैं। वो कभी अपनी बेटी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। लेकिन अज़हर फारूकी उनकी कमज़ोरी है। वो उनकी सॉफ्ट नेचर ही उन्हें कभी नाना जान से बगावत करने नहीं देगी, और नाना जान मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम्हें रिजेक्ट करके आखिर वो किसे रिजेक्ट करेंगे? अपनी ही बेटी को। फ़ायज़ा ने दलील दी। वो अपनी बेटी को रिजेक्ट कर चुके हैं। शयान ने उसकी दलील रद्द कर दी। फ़ायज़ा कुछ बोल न पाई। तानिया बेहस निगाहों से कारपेट को घूरती उन दोनों की बातें सुनती जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज सिर्फ सुनने के लिए यहाँ आई है। उसने कहीं भी कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, मगर शयान की अगली ही बात ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। शयान ने कहा था, नाना जान सिर्फ अना परस्त और सख्त मिजाजी नहीं है, वो जिंदी और घमंडी भी है। अम्मी ने अब्बू से शादी करके उनका घमंड तोड़ा था, और नाना जान कभी इस बात को नहीं भूलेंगे। मुझे कबूल करना उनके लिए हार मानने जैसा है। उन्होंने वजदान मुस्तफ़ा से हार नहीं मानी, मुझसे कैसे हार मान लेंगे? बेटी की मौत उनकी ज़िद ना तोड़ सकी, तानिया उनकी ज़िद के आगे कैसे ठहर पाएगी? उनकी ज़िद टूट चुकी है शयान। मैंने उन्हें आंटी को याद करके रोते हुए देखा है। मैं मानती हूँ दादा जान अपनी ज़िद पर अड़ गए थे, पर आंटी ने भी तो ज़िद नहीं छोड़ी। फिर कौन किससे शिकायत करे? माना वो गुस्से में थे, और गुस्से में उन्होंने आंटी को अपनी ज़िंदगी और घर से बेदखल भी कर दिया, तो क्या बाप को अपनी औलाद से नाराज़ होने का भी हक़ नहीं? और आखिर कितने अरसे तक नाराज़ रहते? वो एक दिन तो मान ही जाते। चलो माना आंटी को ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी, पर अंकल को तो उन्हें मनाने आना चाहिए था। आंटी आखिर उनकी इकलौती बेटी थी, और ये सुनकर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, दादा जान का गुस्सा अपने आप ही ख़त्म हो जाता, और वो अंकल को और तुम्हें अपने ख़ानदान का फ़र्द मान लेते। वो ख़ुद को बाबा जान की तरफदारी करने से रोक नहीं पाई, तो उनकी हिमायत में बोल पड़ी। शयान चुप करके उसकी बात सुनता रहा। फिर जब वो चुप हुई तो कहा, अपनी गलतफहमी दूर कर लो। नाना जान अम्मी के जनाजे में शामिल थे। क्या? तानिया सचमुच हैरान हो गई। ना ही कभी ये सोचना कि वो अपनी जिद छोड़ चुके हैं। उनके आंसू किस एहसास में बह जाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो वो अब्बू को ना से कम से कम मुझे कबूल कर लेते, मगर 27 साल में वो एक बार भी मुझसे नहीं मिले। ऐसे में तुम क्या कहोगी? आई एम शॉक्ड, वो हल्के से बड़बड़ाई। शयान एक बार फिर उसके पास आ बैठा। कारपेट पर बैठकर उसने तानिया के दोनों हाथ थाम लिए। तानिया, मैंने तुम्हें खुद से बढ़कर चाहा है, फिर भी मुझ में हौसला है कि तुम्हें खो दूं, लेकिन तुम खो जाओगी तो मैं सह नहीं पाऊंगा। शयान, तानिया ने उसका नाम लेकर कुछ कहना चाहा, पर गला रुन गया तो वो चुप होकर होंठ काटने लगी। उसे तकलीफ़ में देखकर शयान ने धीरे से सरगोशी की। आई एम सॉरी। तानिया की आंखों से आंसू लड़ियों में बहने लगे थे। शयान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में भर के उसके आंसू पहुँचे तो वो शयान के
उसके हाथ थामकर और भी शिद्दत से रो पड़ी और रोते रोते उसने अपना सर शयान के कंधों पर रख दिया। वो उसके शाने से लगी तड़प तड़प कर रो रही थी और शयान लब पीछे साकित था। वो शख्स जिसे आप कभी तकलीफ़ ना देना चाहें, फिर आपके हाथों तकलीफ़ उठाकर आपके ही शाने पर सर रख कर रोए तो आप क्या करेंगे? फ़ायज़ा भी अफसरदा सी खड़ी थी कि हॉल के दरवाज़े पर सायों को महसूस करके उसने दरवाज़े की जानिब देखा। वजदान के साथ आफाक, सुमेरा और समद हैरान खड़े शयान से लगकर रोती तानिया को देख रहे थे। पापा, फ़ायज़ा की आवाज़ पर शयान ने यूं ही बैठे हुए गर्दन मोड़कर देखा। तानिया ने भी उसके शाने से सर उठाकर देखा। फिर वो उठी और आंसू पूंछती बाहर निकल गई। शयान भी तानिया के जाती उठकर चला गया। ये सब क्या था? शयान के चले जाने के बाद सुमेरा ने फ़ायज़ा से पूछा, जो पहले तो उनको देखकर परेशान हो गई थी, मगर अब उससे उनकी आमद गनीमत लग रही थी। खुद पर काबू पाकर वो बोली, आप लोग आराम से बैठ जाएं, मैं सब बताती हूँ।